बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं और तीनों खबरें बहुत ही गर्म हैं। सियासी मंजरनामा और दर्जा हरारत बढ़ गया है। पहली खबर, खान साहब का खिताब और जो कहा था वो कर दिखाया, बल्कि आईना दिखाया। शहबाज शरीफ को इदारों और इमरान खान के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की गई, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। आज वो कोशिश जो है नाकाम हुई और खान साहब ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया ये मैं डिटेल से आपके सामने रखूँगा। और फिर राय साहब, लंदन से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पूरी इंपोर्टेड हुकूमत की एक्सपोर्टेड काबीना लंदन आ रही है और मेरी पार्टी मेरी मर्जी, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। और इत्तेहादियों से क्या बात हुई और किन हालात में शहबाज शरीफ को उन्होंने क्या पैगाम दिया, ये भी आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और राय साहब, पूरे इस सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑफ द आवर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि काबीना लंदन जा रही है, वहाँ पर सुनने और देखने की सलाहियत नहीं होती, तो फिर खबर जो है वो देर से निकलेगी और किसी के तवज्जुह से निकलेगी कि लंदन हसन नवाज के दफ्तर में क्या हो रहा है। लेकिन राय साहब, आज का खिताब इमरान खान का बहुत ही अहमियत का हामिल था। कल शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि ये आप इदारों पर हमले कर रहे हैं, और फिर करारदाद भी सवारे से पास करवाई गई और पूरी नून लीग के जो बीरबल हैं वो मंजरेआम पर भी आए। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया कि ये इदारों के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने यहाँ तक कहा कि मुल्क को तोड़ने की साजिश की जा रही है। और इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं जेलम में जाकर तुम्हें जवाब दूंगा कि मैंने मीर जाफर किसको कहा और ये साजिश कौन कर रहा है। राजा साहब, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहली बात जो उन्होंने की कि शहबाज शरीफ फौज के खिलाफ बातें करता है। शहबाज शरीफ, तुम शर्म करो, तुम मीर जाफर हो, ये अल्फाज कैटेगोरिकली इस्तेमाल किए गए। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम शौक से ईसेल में डालो कि मैं बाहर ना जा सकूं क्योंकि मेरी मुल्क से बाहर जायदादें नहीं हैं। और तुम ये कहते हो कि फ़ौज के खिलाफ इमरान खान बातें करता है, जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हों वो फ़ौज के खिलाफ बातें करते हैं क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं होगा। साहब, हैविंग सेड दैट, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में होता रहा, हुर्रियत रहनुमाओं से भारत के अंदर मुलाकातें नहीं, उसका भी हवाला आज जिक्र किया गया। डॉन लीक्स में क्या था उसका भी जिक्र किया गया कि मैं दोस्ती चाहता हूं, फौज नहीं चाहती। ये डॉन लीक्स का हवाला दिया आज इमरान खान साहब ने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि रहील शरीफ को मोदी सरकार दहशतगर्द कहती थी लेकिन नवाज शरीफ को दोस्त कहती थी। और फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है साहब, जहाँ से जो जिसे कहते हैं ना कि जवाब दिया है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 600 के करीब आउटलेट्स, अकाउंट्स खोले गए, वेबसाइट्स बनाई गई जहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया। और खान साहब ने आज कैटेगोरिकली कह दिया है कि भारत और जो बयान चलाती रही पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, अब ये लोग नहीं चाहते कि ये दोनों जो हैं इकट्ठे चले, इन्हें कमज़ोर किया जाए इससे। क्योंकि वो जो बयानिया था नवाज शरीफ मोदी दोस्ती, शायद वो कोई दम तोड़ रहा है, उसको बनाने के लिए, दोबारा आगे उजागर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। राजा साहब, जवाब आ गया है शहबाज शरीफ के लिए, कैसे देखते हैं इस जवाब को? क्योंकि इसके बाद किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वो कोई कहे कि हम इसके इंक्वायरी करवाएंगे और जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के हवाले से की गई है। देखें हाशमी साहब, खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और इन अल्फाज से जो जुड़ी खबर है, इसके अंदर एक खबर है और उस खबर को तलाश किया जाना चाहिए। क्योंकि खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ असल में मीर जाफ़र तुम हो। अमेरिका में जब साजिश तैयार की गई तो तुम अमेरिकियों के साथ मिल गए। तुमने पाकिस्तान में अमेरिकी सफारत खाने के हुक्काम से मुलाकातें की। तुम्हारे जो हवारी थे वो अमेरिकी सफारती हुक्काम से मिलते रहे और हमारे मुनहरिफ अरकान भी अमेरिकी सफारती हुक्काम से मिलते रहे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मीर जाफ़र हो। लेकिन हाशमी साहब, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता भी है कि क्या इस शहबाज शरीफ की, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मौजूद हैं, यानी इल्ज़ाम नहीं है, शवाहिद मौजूद हैं, और उन शवाहिद की बुनियाद पर एक चालान सबमिट हो गया था और उसके बाद फर्द जुर्म आयद होने वाली थी। क्या आप ये समझते हैं या हमारे व्यूअर्स ये समझते हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ की साजिश के ज़रिए खान साहब की हुकूमत गिराई जा सकती थी? ज़रा इस सवाल पर गौर करें और इसका जवाब दें कि शहबाज शरीफ की क्या जुर्रत थी। इसमें कोई शक नहीं है
कि इस साजिश के एक किरदार शहबाज शरीफ थे, इसी तरह एक किरदार आसिफ अली जरदारी भी थे। मियां नवाज शरीफ की लंदन में जो मुलाकातें हुई, जिनके मुतल्लिक खान साहब ने कहा कि हुसैन हक्कानी जाकर वहां पर मिले, लेकिन क्या शहबाज शरीफ जिनकी 84 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में और 55 नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी की और 15 नशिस्तें हैं JUI की, इनकी कोई जुर्रत थी कि 178 नशिस्तों वाले एक इत्तेहाद जिसमें 156 नशिस्तें सिर्फ PTI की थी, ये वो हुकूमत गिरा सकते थे? तो आप ज़रा डॉट्स कनेक्ट करें, आप ज़रा कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं कि शीरी मज़ारी क्या कह रही हैं। खान साहब इससे पहले क्या कह चुके हैं कि अमेरिका असल में किसको कह रहा था कि हुकूमत गिरा दो। अगर शहबाज शरीफ के बस में होता इस हुकूमत को गिराना, तो वो तो पहले दिन से ये हुकूमत गिराना चाहते थे। फजलुर रहमान का धरना पहले साल में, अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ था इस हुकूमत को आए हुए, तो वो इस्लामाबाद आ गया था धरना। तो इनके बस में अगर होता तो ये तो पहले साल में हुकूमत गिरा देते। लेकिन ये हुकूमत गिरी कैसे है, इसका खान साहब को भी पता है, खान साहब इसका इजहार भी कर चुके हैं। अब कभी ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कभी ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली दी जाती है। और शीरी मज़ारी जो कहती हैं अल्फाज, वो बड़े मानीखेज हैं। वो ये कहती हैं कि तारीक साए इस हुकूमत को उन्होंने मुसल्लत भी किया है और इस हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है? अब इससे क्या मुराद है कि ये जो साजिश थी, जिसके अंदर खान साहब कहते हैं कि हमारे अपने लोग टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल हो गए, फिर जब वो परवेज़ मुशर्रफ का हवाला देते हैं साबिक सदर के तौर पर और साबिक आर्मी चीफ के तौर पर कि परवेज़ मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO दिया और अब दोबारा से इनको NRO दिया गया है, तो उनका इशारा किसकी तरफ होता है? जाहिर है कि उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता है। तो इसलिए ये बात करना कि ये हुकूमत जो है कोई सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए गिरी या हुकूमत सिर्फ इस वजह से गिर गई कि कुछ लोग मुनरिफ हो गए थे, ये बात दुरुस्त नहीं है। यानी अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो ये बात दुरुस्त हो नहीं सकती, वरना ये हॉर्स ट्रेडिंग तो हाशमी साहब ये पहले दिन से कर सकते थे। क्या अभी कोई शहबाज शरीफ का प्राइस बॉन्ड निकला था या आसिफ अली जरदारी का प्राइस बॉन्ड निकला था जिसके ज़रिए उन्होंने ये लोटे खरीदे? यानी ये तो पहले से करप्शन के ज़रिए अरबों खरबों पति तो पहले दिन से थे। तो पहले दिन इन्होंने ये लोटे क्यों नहीं खरीद लिए? और ये जो मुनरिफ अरकान थे, ये पहले दिन से तहरीक इंसाफ को छोड़कर क्यों नहीं चले गए? इनका 3.5 साल के बाद अचानक जिस वक्त ये मरासला आया अमेरिका से धमकी आमेज, उसी वक्त ज़मीर कैसे जागा और ये ज़मीर किसने जगाया? तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिजॉल्व भी हो चुका है। अब ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि ये हुकूमत किस तरह से गिरी थी। और खान साहब इस हवाले से कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली बता भी चुके हैं कि कौन कौन से किरदार थे इस हुकूमत को गिराने में। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है, वो बात ये है हाशमी साहब कि साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं इनका कल्चर एक जैसा रहा है। यानी पाकिस्तान का, भारत का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, नेपाल का, इनका कल्चर, सियासी कल्चर तकरीबन एक जैसा रहा है। अब आप देख लें कि श्रीलंका में क्या हुआ है। श्रीलंका में एक भाई वज़ीर आज़म था, एक भाई सदर था, यानी 2 भाई, एक वज़ीर आज़म बन गया, एक सदर बन गया, और कितने तवील अरसे से एक ही ख़ानदान वहाँ पर हुक्मरानी कर रहा था। और आखिरकार वहाँ पर जिस किस्म का माशी बहरान आया, वही माशी बहरान जिसका सामना अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत में सिर्फ 1 माह के अंदर पाकिस्तान कर रहा है। जो एक ब्लड बात हुआ है कराची स्टॉक एक्सचेंज में, जो पूरी कोलैप्स कर गई है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिस तरीके से डॉलर ने तमाम हदें पार कर दी हैं, इसी तरह के माशी बहरान का सामना था श्रीलंका को। और लोगों को बड़ा गमो गुस्सा था कि एक ही ख़ानदान यहाँ पर मुसल्लत है इतने अरसे से, तो वहाँ पर क्या हुआ है? अब वहाँ के हालात को आप रिलेट करें पाकिस्तान के हालात से। लोग इतने तंग आए उन माशी हालात से, और ये जो एक ख़ानदानी सल्तनत उन्होंने बनाई हुई थी कि वहाँ पर इतने मुजाहरे हुए कि लोग मजबूरन मुश्तइल हो गए। कभी भी किसी वायलेंस को
इनकरेज नहीं किया जा सकता, किसी भी पुरतशद्दुद वाक़े को इनकरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पर इतने पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए कि एक रुकने पार्लियामेंट मारा गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस को जला दिया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमले हुए और प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया। वो प्राइम मिनिस्टर जो श्रीलंका का आयरन मैन खुद को कहलवाता था, जो कहता था कि मैं सबसे मजबूत शख्स हूं, और अब वो फौज की तहवील में है जान बचाने के लिए। तो इस तरह से ये आपका जो गुस्सा है आवाम का, ये इकट्ठा होता रहता है। अगर आप आवाम के जज्बात की तर्जुमानी ना करें, उनके जज्बात के मुताबिक फैसला ना करें, तो फिर ये जो गुस्सा होता है ये इस तरीके से भी चैनलाइज हो जाता है कि इस तरह के हमले हो जाते हैं। खान साहब बार बार इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, वरना ये लोगों का गम गुस्सा हो सकता है मेरे काबू में भी ना रहे। इस तहरीक को उस तरफ ना जाने दें जहां मैं बिल्कुल इस तहरीक को नहीं लेके जाना चाहता। बार बार बहुत ही पोलाइटली भी वो कन्वे कर रहे हैं। आप ये कह लें कि बिटवीन द लाइंस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे रहे हैं कि हालात को उस तरफ ना जाने दें जहां पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हालात बन जाएं, क्योंकि अवाम का मुल्क होता है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। जब 22 करोड़ अवाम एक अमरीकी साजिश के नतीजे में मुसल्लत होने वाली हुकूमत को कबूल नहीं कर रही, तो फिर 2, 4, 6 लोग ज़बरदस्ती इस हुकूमत को क्यों मुसल्लत कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि अगर तो ये बहुत बेहतर हुक्मरान आगे होते, इमरान खान साहब से ज़्यादा ऑनेस्ट हुक्मरान आ जाते, शहबाज शरीफ की अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खान साहब से बेहतर होता, या खान साहब से ज़्यादा काबिल होते, खान साहब की टीम से ज़्यादा काबिल होते, इनके कोई स्कैंडल ना होते शहबाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के, तो शायद फिर भी लोग कहते कि चलें जो हो गया सो हो गया, मुल्क को आगे चलाते हैं, अब आगे जो इलेक्शन होगा 2023 में उसको देखते हैं। लेकिन असल में लोगों को गमो गुस्सा ये है कि 30 साल से जो हुक्मरान यहाँ मुसल्लत थे, जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, यानी आसिफ अली जरदारी को भी हम पर मुसल्लत कर दिया गया, शहबाज शरीफ को मुसल्लत कर दिया गया, जिनके शाही महलात की कहानियाँ जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी जीनत बनती हैं। तो ऐसे लोगों को मुसल्लत करने की वजह से ये लोगों का गमो गुस्सा ज़्यादा है। और इसमें हाशमी साहब, खान साहब ने जो 25 लाख का फिगर दिया है कि 25 लाख लोग इस्लामाबाद में आ सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के ज़राए से मेरी बात हुई है और उन ज़राए का कहना यह है कि खान साहब को पिछले 72 घंटों में बड़े पैगामात भी भेजे गए हैं, और इन पैगामात में खान साहब को ये कायल करने की कोशिश की गई कि आप ये लॉन्ग मार्च ना करें या आप ये धरना ना दें। लेकिन खान साहब इस वजह से बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस धरने के लिए, और इस धरने से जो उन्होंने नताइज हासिल करने हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की है कि कितने लोग इस्लामाबाद भी आएंगे, और इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफा है, जो दारुल हुकूमत है, इसका निज़ाम किस तरीके से तहस नहस हो जाएगा अगर ये सारे लोग इस्लामाबाद में आ गए। और इंटेलिजेंस एजेंसीज की अपनी रिपोर्ट्स बड़ी खौफनाक हैं कि बहुत बड़ी तादाद में खान साहब के साथ लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे। तो अब ये जो पैनिक है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, एक तो माशी सूरत हाल की वजह से, दूसरा खान साहब के साथ जो मोमेंटम है, अब तो जो पीटीआई के बदतरीन मुखालिफ सहाफ़ी हैं, जो नून लीग के सबसे करीबी सहाफ़ी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के लिए अब क्लॉक टिक टिक कर रहा है, अब घड़ियों की सुइयां जो है बड़ी तेज़ी से चल रही हैं और उनके पास टाइम बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में वे आउट यही है कि आप अगला इलेक्शन करवा दें। अगर आप अगला इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये अवामी गैज़ो गज़ब जो है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ही बाउंड्री के, सर्टन बाउंड्री के अंदर रहेगा। अगर ये सर्टन बाउंड्री से बाहर निकल गया, जैसे दरिया में तूफान आता है, तुगयानी आती है, तो वो जब अपने किनारों से बाहर निकलता है तो फिर बड़ी तबाही होती है, और फिर वो तबाही रोकना किसी के बस में नहीं रहता। तो ये जो इश्तिहाल है ये फिर किसी इदारे के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए खुद इस वक्त जो आपकी पूरे पाकिस्तान की आवाम भी, इदारे भी, और अपने पीडीएम के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि अब अगला इलेक्शन करवाना चाहिए, वरना ये मुल्क के हालात माशी हवाले से भी और इंतशार के हवाले से भी बदतर होते जाएंगे।
राय साहब, ये जो आज इमरान खान साहब ने कौम के सामने एक टाइम लाइन रखी है, जिसका मैंने जिक्र भी किया प्रोग्राम के शुरू में, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज बाकायदा आवाज़ें लगाती रही फ़ौज के ख़िलाफ़, हम मुतादिद बार उसका जिक्र कर चुके हैं। आपको लगता है कि आज के बाद ये बयानिया भी नून लीग का दफन हो गया, जिस तरह तोशाखाना का बयानिया बनाने की कोशिश की, जो प्रॉपर्टी स्कैंडल्स निकालते रहे फरा नामी खातून के हवाले से, और पता नहीं बहुत सारी कोशिश उन्होंने की किसी तरह कोई ना कोई स्कैंडल खान साहब का निकले, लेकिन नहीं निकल सका। और अब जो खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, आज ये जो जिन बातों का जिक्र किया है, और खान साहब कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सलामती फ़ौज और तहरीक इंसाफ ही कर सकती है, बाकी इसके अलावा कोई जमात इस काबिल नहीं है, क्योंकि ये आलाकार हैं। तो ये बयानिया इम्पोर्टेड हुकूमत का दफन हो जाएगा और खान साहब का बयानिया मज़ीद मजबूत हुआ है। देखें, खान साहब की इस बात का सबसे बड़ा सबूत एक वाक़या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब OBL ऑपरेशन हुआ था, जब हुसैन हक्कानी ने अमेरिका के CIA के एहलकारों को वीज़े दिए थे, सफारती एहलकारों के भेस में, जब दफ्तर ख़ारजा कह रहा था कि आप वीज़े ना दें, ये CIA के एहलकार हैं, ये एम्बेसी के सफारती एहलकार नहीं हैं। उसके बाद सदर ओबामा ने अपनी किताब में क्या लिखा, साबिक अमेरिकी सदर ओबामा की वो किताब आप पढ़ लें, हमारे जो व्यूअर्स हैं अभी गूगल करके, वो लिखते हैं कि जब OBL वाला ऑपरेशन हुआ, उसामा का ऑपरेशन, उस वक्त हमें खदशा ये था कि इस पर सदर जरदारी बहुत ही गुस्से से रिएक्ट करेंगे, बहुत सख्त किस्म का रद्द अमल आएगा और हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे अमेरिका के साथ। और हमें यह ख़तरा था क्योंकि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान के लिए। तो वो ये खदशा अपनी जानिब से अज्यूम करके बैठे हुए थे। लेकिन ये कहते हैं सदर ओबामा अपनी किताब में कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि जब आसिफ अली जरदारी को मैंने फ़ोन कॉल की और बताया कि हमने ये ऑपरेशन किया है, तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दे दी और इस दिन को एक अजीम दिन भी करार दे दिया और ये कहा कि ये इस ऑपरेशन के ज़रिए एक दहशतगर्द से दुनिया पाक हो गई है। यानी एक लफ्ज़ भी उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ भी आसिफ अली जरदारी ने इस मामले पर नहीं बोला कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है, उनको अमेरिका ने पामाल किया। तो इस हद तक ये आलाकार बन जाते हैं आलमी कुव्वतों के, अमेरिका के। और फिर खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आलमी कुव्वतें भी और आलमी रहनुमा इनकी फिर इज्जत नहीं करते, क्योंकि ये इनके टाउट होते हैं। तो टाउट की तो कोई इज्जत नहीं होती, टाउट से अपना काम निकलवाना होता है, उसके बदले में उसको हुकूमत दिलवानी होती है या माली इमदाद देनी होती है या उसके बैंक अकाउंट्स में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको पैसे देने होते हैं। पूरी दुनिया में देख लें कि जो टाउट हुक्मरान हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। अब ऐसे आसिफ अली जरदारी की क्या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई इज्जत कर सकती थी? फिर आप देख लें कि हिना रब्बानी खर की जो वीडियो आप दोबारा से वायरल हुई है, जिसमें अल जजीरा का एंकर उनसे कह रहा है कि अमेरिकी डॉक्यूमेंट है, अमेरिकी डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जिस वक्त हम ड्रोन हमले कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो हमें तशवीश थी कि कोलेटरल डैमेज भी हो रहा है, उसमें कुछ आम पाकिस्तानी भी मर रहे हैं, तो इस पर हमें तशवीश थी। और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये तशवीश आपको तो हो सकती है, अमरीकियों को, हमें कोई तशवीश नहीं है, ये हमले आपने जारी रखने हैं। अब इससे बड़ा क्या सबूत है कि ये किस तरीके से आलाकार बनते हैं? ये अल जजीरा का एंकर हिना रब्बानी खर, जो उस वक्त वजीर खारजा थी, उनको सामने बिठाकर शर्मिंदा कर रहा है। और हिना रब्बानी खर कह रही हैं कि हो सकता है ये जब बात हुई हो तो मैं उस मीटिंग रूम में मौजूद नहीं थी। यूसुफ रजा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के मुतल्लिक एक लीक अमेरिकी डॉक्यूमेंट वो एंकर पढ़ता है अल जजीरा का, और ये कहता है कि जिस वक्त ये ड्रोन हमले हो रहे थे तो यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकियों को कहा कि हम आवाम के सामने ऐसे ही फेस सेविंग के लिए थोड़ा बहुत एहतजाज कर देंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले रुकने नहीं चाहिए, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अब आप बताएं कि क्या ये अमरीकी आलाकार नहीं है? ये क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़? तो इस वजह से खान साहब ये पॉइंट कहते हैं और ये नुक्ता बयान करते हैं कि ये ना तो फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और मेमो गेट जो आसिफ अली जरदारी के दौर में आया था, वो किसके खिलाफ था? वो हमारी फ़ौज के खिलाफ था ना, किसके खिलाफ था? और ये नून लीग वाले ये तहफ़्फ़ुज़ करेंगे फ़ौज का,
फ़ौज ने हमें बताया था। अच्छा, ये खान साहब ने नहीं बताया, हमें फ़ौज ने बताया, हमें जनरल राहिल शरीफ ने बताया, हमें जनरल आसिफ गफूर ने बताया और हमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया कि डॉन लीक्स जैसी साजिश पाकिस्तान की तारीख में फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी नहीं हुई। और बाद में चौधरी निसार अली खान ने मेरे सामने खुद तस्दीक की कि परवेज़ रशीद इसके अंदर मुलव्विस थे, तारिक फातमी मुलव्विस थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि चौधरी निसार अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे सामने तस्दीक की, उसके बाद ऑन कैमरा भी उन्होंने तस्दीक की मेरे साथ इंटरव्यू में। तो ये जिन्होंने इतनी बदतरीन साजिश की फौज के खिलाफ, ये फौज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खान साहब का नुक्ता अब आप जज कर लें कि ठीक है या गलत, और किसी फौजी जवान के पास जाकर पूछें। ये मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी, ख्वाजा आसिफ, ये अगर फौजी जवानों के पैर धोकर भी पीना शुरू कर दें तो तब भी फौजी जवान इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन सबको पता है कि कितनी बदतरीन साजिश ये फौज के खिलाफ करते रहे हैं और इनके दिलों में असल में फौज के लिए कितना बुग़्ज़ है और कितनी नफरत है। राय साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आलाकार हैं और इनके आका जो इन्हें कहेंगे वही करेंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल लापता है और अब इस हुकूमत में इतने गट्स नहीं है कि ये रूस से सस्ती जो गंदम है या तेल खरीद सके, जिसका खान साहब जिक्र भी करते रहे। लेकिन राय साहब, आज ताना है तो डेफिनेटली है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का, और ये बयानिया भी है इम्पोर्टेड हुकूमत का, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और काम है राय साहब, पूरी काबीना को, नून लीग के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सीनियर क़यादत है, नवाज शरीफ साहब ने उन्हें लंदन बुला लिया है। लंदन से जो अहम खबर ये आ रही है कि पहले ये इजलास कहा गया था कि आप वीडियो लिंक पर कर लें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, आप तमाम लोग यहाँ पर आएँ। और पार्टी के अंदर एक रिफ्ट पैदा हो गई है। पार्टी चूँकि कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब ने कहा कि इलेक्शन करवाया जाए अक्टूबर में, और ऑब्वियसली उसकी बुनियादी वजह इकोनॉमिक डिज़ास्टर है जो इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। डॉलर आज रिकॉर्ड तारीख की 189 पे पहुंच गया है, IMF की शराइत, और फिर दूसरे स्टॉक एक्सचेंज का आपने जिक्र भी किया, बहुत सारे चैलेंज हैं राजा साहब। अब ये तमाम लोग जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, इकट्ठे होंगे। क्या फैसला किया जाएगा? कोई बड़ा सरप्राइज़ दे देंगे, कोई बड़ा फैसला इलेक्शन का? और ये जो रिफ्ट है राजा साहब, इससे हवाले से भी हमें बताएं, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने वो इतने एक्टिव नहीं हमें नज़र आए शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, और जितना वो लंदन में जाकर एक्टिव हो गए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। देखिए आशफी साहब, एक तो मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के दरमियान भी रिफ्ट है, क्योंकि इसहाक डार जब लंदन फ़रार हुए थे और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल को जब बनाया गया था वज़ीर ख़जाना, तो मिफ्ता इस्माइल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दे दिया था कि इसहाक डार ने डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया। अब जाहिर है कि वज़ीर ख़जाना तो एक ही शख्स हो सकता है, और इसहाक डार की ये बड़ी ख्वाहिश है, और मियां नवाज शरीफ के चूँकि वो रिश्तेदार भी हैं, और मरियम नवाज़ की भी प्रेफरेंस यही होती है कि सारे हमारे जो रिश्तेदार हैं वो आएँ इक़्तिदार के अंदर, वजारतें उन्हीं के पास होनी चाहिए। लेकिन चूँकि पब्लिक रिएक्शन इतना ज़्यादा था हाशमी साहब, ये मियां नवाज शरीफ ने वापस आ जाना था, ये मियां नवाज शरीफ ने वापस आ जाना था। ये मियां नवाज शरीफ की नाअहली के लिए जो पटिशन गई थी, नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म हो जानी थी, मरियम नवाज़ की नाअहली भी ख़त्म हो जानी थी, और इस मुल्क के ऊपर उस अदालत ने जिसने मियां नवाज शरीफ को मफरूर और इश्तहारी करार दिया था, उस फैसले के बावजूद नवाज शरीफ को मुसल्लत कर दिया जाना था। लेकिन ये जो खान साहब के साथ पब्लिक निकली है, जो अवामी रद्द अमल आया है, उसके बाद ये प्लान, ये स्क्रिप्ट जो है ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, क्योंकि अब अगर नवाज शरीफ भी फ़ौरन आ जाते, ये इसहाक डार भी फ़ौरन आ जाते, तो फिर तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो जाती। तो अब ये पैनिक जो है ये मरियम नवाज़ के कैंप में वो भी हमें नज़र आता है। शाहिद खाकान अब्बासी ये चाहते थे और मरियम नवाज़ भी ये चाहती थी कि असल में शहबाज शरीफ ना बने प्राइम मिनिस्टर, शाहिद खाकान अब्बासी बन जाएं, और आखिरी वक्त तक मरियम नवाज़ ने ये जोर लगाया कि शहबाज शरीफ ना बने और शाहिद खाकान अब्बासी को मिल जाए ये प्रीमियरशिप, और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल मैं संभालूं और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करूं। अब ये जो जा रहे हैं लंदन, इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो इकॉनमी जो कि मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई है, और उसकी वजह से जो इनकी एक रही सही साख थी नून लीग की, ये जो एक इन्होंने बबल बनाया हुआ था और एक बबल फुलाया हुआ था
कि ये इकॉनमी को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं और मईशत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं, वो सारा गुब्बारा जो है वो फट गया है। दूसरा, अब यह कह रहे हैं कि अगर हम अक्टूबर तक ले जाते हैं, यानी अगले साल अक्टूबर तक ये ले जाते हैं इस हुकूमत को, तो इस हुकूमत का तो सत्यानाश हो जाएगा। यानी अगर इन केस किसी भी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाते हैं और अगले साल तक चले जाते हैं, तो इनको तो वोट क्या, यानी ये तो कहीं बाहर अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे, वोट मांगना तो एक तरफ। तो ये एक पैनिक था। इस पैनिक के अंदर अब मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुलाया है। मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी ये चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन होने के बाद ये तमाम पीडीएम की जमातें, अपोजिशन की जमातें एक आइनी तरमीम भी करें और उस आइनी तरमीम के नतीजे में उनकी नाअहली ख़त्म करना 100% यकीनी हो जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन ही ना जाए और उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी चूंकि वो स्टेक होल्डर थे और उनकी हुकूमत थी सिंध में, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी 1.25 साल मजीद निचोड़ना है सिंध को। उनकी वजह से ये फिर फैसला किया गया कि नहीं, अब अर्ली इलेक्शन हम नहीं कराएंगे। लेकिन जो असल वजह बनी है अर्ली इलेक्शन ना करवाने की, यानी जिसके ऊपर ये जिद कर रहे हैं, वो वजह ये बनी कि स्क्रिप्ट लिखने वालों को भी नहीं पता था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को भी अंदाज़ा नहीं था कि खान साहब को जब इस तरह से एक साजिश के ज़रिए माजूल किया जाएगा तो उस पर रद्द अमल पब्लिक का क्या आएगा। कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था। लोगों का ख्याल ये था, स्क्रिप्ट लिखने वालों का ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं ये तितर बितर हो जाएंगे, खान साहब भी हो सकता है लंदन चले जाएं और लोग एक आध दिन निकलेंगे, उसके बाद बिल्कुल अगले इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे और अगले इलेक्शन तक पीटीआई बिल्कुल ठंडी ठार रहेगी। लेकिन जिस तरह से एक अवामी सुनामी आया है, जिस तरह से अवाम ने रिएक्ट किया है, उससे मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत थी वो ज़मीन पर आ गई। बिल्कुल इन्होंने जो पंजाब में अपना एक ग्राउंड बनाया हुआ था, वो पूरा इन्होंने ग्राउंड अपना ख़त्म कर दिया और फिर जिस तरीके से बंदर बांट हुई वजारतों की, उससे अवाम में मज़ीद नफ़रत और मज़ीद गुस्सा भी फैला। अब ये डैमेज कंट्रोल के लिए इनका ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के पास ये जाएं और ये एक तासुर देंगे कि सागदार से बड़े मुफीद मशवरे लिए गए और मियां नवाज शरीफ असल में शहबाज शरीफ को यही मशवरा देंगे कि आसिफ जरदारी को राज़ी करें, ये सारे आपकी कश्ती में सवार तो हो गए हैं, लेकिन अकाउंटेबल अगले इलेक्शन में कौन होगा? नून लीग, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नून लीग का है। इस हुकूमत का जो फेस है वो शहबाज शरीफ है और नून लीग है। तो इसलिए अब मज़ीद अपनी साख को गिराने से बचाने के लिए ये मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुलाया है और अब आप ये भी देखेंगे कि वो तासुर भी मज़ीद पुख्ता हो जाएगा कि ये पूरी हुकूमत असल में लंदन से ही चल रही है, लंदन से इसको मशवरे दिए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठकर कराची को कंट्रोल करते थे। तो अब एक ऐसा शख्स इस हुकूमत को कंट्रोल कर रहा है जिसने फ़ौज पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिसको अदालतों ने मफरूर, मुजरिम और इश्तिहारी करार दिया और जिसने फ़ौजी सरबराह के मुतल्लिक यानी जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये कहा था कि मैं इक़्तिदार में आकर उन पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाऊँगा। साहब, एक बयान नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आ गया है और उन्हें शायद ये खुशफहमी है, उन्होंने मीडिया से लंदन में बात की है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान से आइंदा इलेक्शन में मुकम्मल जान छूट जाएगी और शहबाज शरीफ साहब लंदन आ रहे हैं, इंतहाई अहम अमूर पर बातचीत होगी और वो ये कहते हैं कि जो हुकूमत सर से पाँव तक बहरान पैदा करके गई है, इमरान खान की हुकूमत ने सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी और आइनी माशरती बहरान पैदा कर दिया है, अब ये मुश्किल है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आइंदा के जो इलेक्शन होंगे एक डिफरेंट किस्म की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो नज़र आएगी। राय साहब, इसे मैं तो खुशफहमी कहूँगा जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, और दूसरा, क्या ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी चैलेंज होगा जाके जरदारी साहब को मनाना? और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी तो कुछ सोच ही रहे हैं ना सर इस पूरी सिचुएशन के अंदर। देखें, ये जो कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में खान साहब का सफाया हो जाएगा और खान साहब से जान छूट जाएगी, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अभी इलेक्शन करवा लें, फिर आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? आप इलेक्शन से राय फरार क्यों अख्तियार कर रहे हैं? आपने जिस दिन खान साहब का जलसा था मियाँ वाली,
उनको चैलेंज करते हुए और ये देखते हुए कि अच्छा मियाँ वाली कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, यहाँ हो सकता है खान साहब का जलसा निस्बतन छोटा हो, तो आपने पूरी जो हुकूमती मशीनरी है उसको झोंक कर आपने जलसा करके देख लिया मरियम नवाज का, लेकिन कितने बुरे तरीके से वो जलसा पिट गया, कितने बुरे तरीके से वो जलसा फ्लॉप हो गया। और अगर अभी इलेक्शन हो जाए मिसाल के तौर पर 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो खान साहब का नाम तो नहीं मिटेगा, लेकिन नून लीग के खिलाफ क्लीन स्वीप जरूर हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। यानी इस वक्त इतना मोमेंटम है खान साहब के साथ और इसी वजह से ये इलेक्शन से फरार अख्तियार कर रहे हैं। बाकी जो आप ताकतवर हलकों की बात कर रहे हैं, आप देखें बाकी जनरल्स को तो छोड़ें, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा जैसे जनरल जो बहुत सोबर हैं, बहुत संजीदा हैं, बहुत कम बात करते हैं, अब उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। यानी वो कम इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर थे जहाँ से वो रिटायर हुए। अब वो कहते ये हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इस वक्त पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हैं जो श्रीलंका के अवाम ने किया। यानी श्रीलंका के अवाम ने जो कुछ किया इस वक्त पीडीएम और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हैं और उन हालात की जानिब लेकर जा रहे हैं। और वो दिन आ सकते हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या चाहती है कि फ़ौज को भी इस पूरी सूरत हाल में मुलविस कर ले। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जनरल गुलाम मुस्तफ़ा जैसे जनरल भी अब इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, तो फ़ौज के अंदर इस वक्त किस किस्म का सेंटिमेंट होगा और फ़ौज के अंदर किस किस्म का ये अवामी दबाव आ रहा होगा। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। लंदन की जो अपडेट्स हैं इंशाल्लाह वो आपके साथ हम अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। डेवलपमेंट्स मेजर हो रही हैं लंदन के अंदर, कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।